ऑलराइट, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हम बात करें, दो टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, एक है डायामैग्नेटिज्म और एक है पैरामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म का रीजन क्या है? क्योंकि जब हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेट क्या कर पाएगा? नॉर्थ साउथ। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट क्या कर पाएगा? उनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को घुमा सकता है। तो जैसे सपोज तुमने बचपन में एक बड़ी मैग्नेट ली, एक छोटी छोटी को छोड़ा तो घूमकर उल्टा होकर भी चिपक जाती है। पॉइंट इज दिस, अगर इलेक्ट्रॉन छोटी छोटी मैग्नेट की तरह, क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो वो अपनी स्पिन को ऑपोजिट करके मैग्नेट से चिपक सकते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेट किससे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स और ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? अट्रैक्ट। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट। ठीक है, और पॉइंट इज दिस कि अगर सपोज ये क्या होते, सारे के सारे पेयर्ड होते, सारे के सारे क्या होते? पेयर्ड। अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो क्या ये अपनी ओरिएंटेशन बदल पाते? नहीं, ये अपनी ओरिएंटेशन नहीं बदल पाते। तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? रिपेल करेंगे। दे विल रिपेल दी मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात क्लियर है? तो इस केस में ये कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक होते हैं, जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिनके अंदर अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक। ये वाली बात रीजन क्लियर है? अब तीन और सब्सटेंसेस की बात होती है, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिज्म। ये क्या है? तो ये आ सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में, 1 मार्कर्स में। फेरोमैग्नेटिज्म इज अ एक्सट्रीम टाइप ऑफ या पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म एक्सट्रीम टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है, यानी वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल? फेरोमैग्नेटिक माने अट्रैक्ट होगा। तो आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक है। कैसा है? फेरोमैग्नेटिक का मतलब है जैसे जो मेटल्स बिल्कुल मैग्नेट से चिपक जाते हैं, वो होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये सारे मेटल्स जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ये वाली बात याद रहेगी, तो ये लिख लें, जल्दी से अंडरलाइन कर लें। फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कौन से जो हैं जो डायामैग्नेटिक होंगे? एक तो D0 वाला डायामैग्नेटिक होगा, हाँ या ना? D10 भी डायामैग्नेटिक होगा। पॉइंट इज दिस, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिनके अंदर सारे पेयर्ड होंगे वो होंगे डायामैग्नेटिक। इसके अलावा एक और चीज आती है जो हमारा उसमें भी आता है कोऑर्डिनेशन में, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक नेचर को मेजर करने के लिए हमने प्रॉपर्टी ध्यान रखी है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? n × n+2। ठीक है, तो n × n+2 bm, बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट। तो इसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखें तो हमारे पास आ जाता है कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कितना मैग्नेटिक से अट्रैक्ट होगा, कितना फाइनल होगा। तो पॉइंट इज अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 1 हो, तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा? √3। ये ठीक है, और √3 होता है 1.73। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बोहर मैग्नेटॉन कितना होता है? 1.73। याद रख पाएंगे? लिख लिया सबने? आगे बढ़े। ये √n × n+2 फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, मेजर करने के लिए कितना मैग्नेटिक है सब्सटेंस। n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी के अंदर, तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा? 1 × 1+2 इज 3, तो √3 1.73। अब आते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस पे, नेक्स्ट पार्ट। तो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस देखो, यहाँ पे कितने अलग अलग कलर्स ये डी ब्लॉक दिखा रहा है। डी ब्लॉक जो है बहुत अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ये अलग अलग कलर्स क्यों दिखाई देते हैं यहाँ पे हमें? क्योंकि जो हमने ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? स्प्लिट। तो डी ऑर्बिटल गेट्स स्प्लिट इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, डी जो 5 डब्बे हैं उनकी किराया सेम था। उनका किराया क्या था? सेम। तो होटल में जैसे मैनेजर आया, उसने बोला नहीं ये 2 कमरे अच्छे हैं और ये 3 बुरे हैं, तो उसने क्या कर दिया? उनका किराया बदल दिया। ठीक है, 2 कमरों का किराया बढ़ गया और 3 का कम हो गया। ऐसा लिगेंड के आने पे होता है। किसके आने पे होता है? लिगेंड होता है जो कि मेटल के आसपास कोई आयन हो जो नेगेटिवली चार्ज हो, वो उसकी इन्फ्लुएंस से ये कमरों के किराए बढ़ जाते हैं और कुछ के कम हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। इसे क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। तो पॉइंट इज दिस, डी ऑर्बिटल्स की वैसे तो किराया सेम था, एनर्जी सेम थी, सारे 5 डब्बों में एनर्जी सेम थी, बट जैसे डी ऑर्बिटल के आसपास कोई लिगेंड आता है,
हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़िए उसे, डाउनलोड पे लगा दिए। हाँ, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या थी, सेम, पर बाद में कुछ ऊपर हो गए कुछ नीचे। तो इसके इसमें अब इलेक्ट्रॉन अगर सपोज इसमें थे ऑलरेडी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन भी था मान लो, ठीक है, तो पहले लोअर एनर्जी फिल होता है तो वो नीचे रहता है, बट जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन की एनर्जी लेकर ये ट्रांजिशन कर लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ट्रांजिशन, यानी कि नीचे वाले शेल से ऊपर वाले में चले जाएंगे। एक्चुअली ये भी डी का पार्ट है, ये भी डी का पार्ट है, तो इसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। इसे क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। तो क्या लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है ऋतिक? हाँ किया जा रहा है, जब वो नीचे का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो विजिबल रीजन है हमारे पास, विजिबल रीजन क्या होता है, विबग्योर, सबको पता है। तो विबग्योर में से अगर हम कुछ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ गायब कर दें तो बाकी बचे कलर्स कुछ मिक्स करके कोई अलग कलर दिखाएंगे। तो पॉइंट इज दिस, कुछ कलर्स गायब हो जाते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने में यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को जंप करने में यूज कर लिए जाते हैं, सस्ते कमरे से महंगे कमरे का किराया देने में यूज कर लिया जाता है, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो बाकी बचती है उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमें दिखाई देता है, मतलब पॉइंट इज दिस कि ये किसी को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, कौन, स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+। क्यों एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डी क्या है, जीरो, डी क्या है, जीरो। ये तो हमें आती है कॉन्फ़िगरेशन करनी, शक्ति विकर्मण से हम निकाल सकते हैं कौन से डी जीरो है, यस और नो। अब 3D जीरो है और ये भी 3D जीरो है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते तो नंदनी इनमें ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, तो इनका कलर होगा या नहीं होगा, कलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है तो ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा और उस वजह से कलर भी पॉसिबल हो जाएगा, यस और नो। ये जो कलर है पर्पल इसने एब्जॉर्ब किया है नंदनी, या पल पल जो दिखा रहा है वो कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, वो कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया था तो पर्पल बच गया, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की, ये मिटा दूं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच मेटल आयंस बाउंड टू अ नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। हम कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट हमारा डी ब्लॉक का मेटल होता है वो बहुत बार किसी मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होता है, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग है इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से। पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें डोनेशन ऑफ लोन पेयर से बनता है। किससे बनता है, लोन पेयर देने से। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स हैं इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसमें जो ये लिगेंड्स हैं CN, ये इसने मेटल को क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ये बहुत दिखाते हैं और इसको हम आगे पढ़ते ही हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इसको हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स, क्वेश्चन लिखो, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो इसी को बना लो क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, क्योंकि इनका मेटल के आयन्स का साइज स्मॉल होता है, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है और डी ऑर्बिटल खाली होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सब चीजें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। साइज छोटा होगा तो कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, क्योंकि छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं या बड़े बॉन्ड्स, छोटे। तो मेटल छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। दूसरी बात, आयनिक चार्जेस इनके ऊपर ज्यादा आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज +5 तक +7 तक जा सकता है, तो ये इसीलिए हाई चार्ज की वजह से ज्यादा लेंगे, इसको ले ज्यादा है।
ये इस बात खेलने का टाइम नहीं दिया था मैंने। इधर देखिए, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करेंगे? क्योंकि कैटलिस्ट तुमने देखा नहीं है, बहुत जगह पे आयरन, कोबाल्ट, निकल ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। कैटलिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल हाबर प्रोसेस है, N2 + 3H2 gives 2NH3। इस प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट। इसमें कौन कैटलिस्ट है? आयरन। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसके अंदर वेनेडियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। इनका क्या रीजन है, व्हाई डू दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट? तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट, दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। गुड आफ्टरनून। एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकेंड इज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। थर्ड, दे प्रोवाइड सॉलिड सरफेस, दे प्रोवाइड सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर एटम्स के मॉलिक्यूल्स आके बॉन्ड बना के जा सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए ये, ठीक है। तो अच्छा, ये याद रखना, जैसे कि अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं तो इस पर क्या होता है कि 2 एटम्स आते हैं और वो 2 एटम्स जाके बैठ जाते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाते हैं, प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाते हैं। तो पॉइंट इज दिस, सरफेस प्रोवाइड करने से इनके बीच में रिएक्शन बढ़ जाती है। तो दूसरी बात, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो क्या होता है कि आयरन, एक एग्जांपल दे रखा है, ये रिएक्शन बहुत स्लो है। आयोडाइड, आयोडीन बनेगा और H2O8 बनेगा सल्फेट आयन। तो ये रिएक्शन स्लो होती है, पर आयरन के आने से ही रिएक्शन फास्ट हो जाती है। एग्जांपल याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो, पहले आयरन क्या करता है, इन दोनों को अलग से उठाता है। आयरन पहले आयोडाइड को आयोडीन बना देता है, फिर वो खुद क्या बन जाता है, 3+ से 2+, 3+ से क्या बन जाता है, 2+। इट्स लाइक कि वो कैब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैंने बताया था कि आयरन जब चलता है तो वो 2+ होता है, वो क्या होता है, 2+। वो आयोडाइड को उठाता है और आयोडाइड को आयोडीन बना देता है। क्या बना देता है? आयोडीन। इस प्रोसेस में वो खुद क्या बन जाता है, 3+। क्या बन जाता है? तो इसने आयोडाइड को आयोडीन बना के ड्रॉप कर दिया। अब उसे सवारी मिलेगी दूसरी सवारी उसे तब मिलेगी जब वो Fe3+ होता है। Fe3+ के फॉर्म में, सॉरी 3+ से वो क्या बन गया, 2+। अब वो जब 2+ के फॉर्म में होता है तो उसे दूसरी सवारी मिलती है और वो दूसरी सवारी को उठाता है H2O8 को, जहां पे आयोडीन को छोड़ा था, और वहां से ये खुद Fe3+ वापस बन जाता है। जैसे आया था वैसे ही चला जाता है, पर इन दोनों का प्रोसेस फास्ट कर देता है क्योंकि आयोडाइड को आयोडीन बना देता है और पेरोक्सोसल्फेट को सल्फेट आयन बना देता है। तो ये अगर ये आयरन के बिना हो काम, तो ये काम कैसा है, स्लो। कैसा काम है? पर आयरन क्योंकि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है, एक 2+, एक 3+, तो ये प्रोसेस को फास्ट कर पा रहा है। एक बार खुद 2+ से 3+ चला गया, फिर 3+ से 2+ चला गया, और दोनों डिफरेंट रिएक्शंस को, एक को ऑक्सीडाइज और दूसरे को रिड्यूस कर दिया। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए, हाउ डज एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट
कैटलाइज अ रिएक्शन, तो इसमें हम ये एग्जांपल देंगे। ये जल्दी से रिएक्शन कॉपी में लिखें। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड जिसके अंदर जो हमारे बड़े बड़े डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, उनके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस में छोटे छोटे एटम्स क्या हो जाते हैं, ट्रैप। ठीक है, तो अब पॉइंट इज दिस, Mn के अंदर नाइट्रोजन, आयरन के अंदर हाइड्रोजन, वेनेडियम के अंदर हाइड्रोजन, और यूजुअली इंटरस्टिशियल होते हैं। और इनके अंदर इंटरस्टिशियल का मतलब यही है कि स्पेसेस, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, स्पेसेस बिटवीन दी एटम। तो इंटरस्टिशियल का मतलब स्पेसेस जो बीच में है उनके बीच में जाके कुछ एटम्स फंस जाते हैं। तो इससे ये जो कंपाउंड्स बनते हैं कुछ अलग ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और मेटल्स से भी ज्यादा हाई हो जाता है। इनके अंदर ये हार्ड होते हैं, हार्ड तो वैसे मेटल्स भी होते हैं पर उनसे भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, इनके बोराइड्स की कुछ ऐसे हैं जिनमें बोरॉन्स फंस गया और बोराइड्स की जो स्ट्रेंथ है इट हैज रीच्ड टू द लेवल ऑफ डायमंड। ठीक है, और इनके अंदर मेटालिक कंडक्टिविटी रहती है, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी फिर भी कंडक्ट करते हैं। और ये केमिकली इनर्ट है, दैट मीन्स दे आर अनरिएक्टिव। तो व्हाट आर द 4 पॉइंट्स अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ एनी टू। ये यूजुअली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब रेशियो सेम नहीं होती, 1:2, 2:3, वो रेशियो सेम नहीं होती या फिक्स नहीं होती, होल नंबर में नहीं होती। 1:0.5, 1:2, ऐसे वाली रेशियो 1.7 रेशियो देखने को मिलती है इनमें। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, तुम लाइक यूनी मॉड्यूल्स हैं सबके पास, घर पे रखती हो? अलॉय फॉर्मेशन कंप्लीट करें। अलॉय की डेफिनेशन क्या है? अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ इसके से एक क्वेश्चन बताना। किसका? केमिकली मतलब अनरिएक्टिव। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज तो हम जानते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब अलॉयज हैं, राइट? ब्रास किसका है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर एंड टिन का अलॉय। अलॉय होते हैं मिक्सचर्स। अलॉयज आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। ऋतिक, व्हाट आर अलॉयज? मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का मिक्सचर अलॉय होता है। ठीक है, अलॉय में बी होमोजेनस सॉलिड, और होमोजेनस माने कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक मेटल दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, मिक्स। जैसे पानी के अंदर चीनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इट कुड बी यूनिफॉर्म यानी कि होमोजेनस। ठीक है, ऑल्सो एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर अलॉय फॉर्मेशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर अलॉय फॉर्मेशन? तो दो मेटल्स को अगर अलॉय बनाना है तो उनका जो रेडियस होना चाहिए 15% ऊपर नीचे चलेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये याद रखना। देयर व्हाट इज द कंडीशन फॉर अलॉय फॉर्मेशन? तो अलॉयज कैन बी फॉर्म टू विद इन 15% ऑफ ईच अदर होना चाहिए। 15% ऑफ ईच अदर माने कि अलॉयज एक दो मेटल्स हैं, इनका रेडियस में जो डिफरेंस है, अगर एक का 100 पिकोमीटर है तो दूसरे का 85 तक हो सकता है। अगर 85 से नीचे हुआ, 15% से नीचे हुआ तो अलॉय नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है माइंड? आंसर लिख ले जल्दी से। अलॉयज की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट, सिमिलर टू वो इंटरस्टिशियल था ना, वैसा ही लग रहा है। तो ये पॉइंट्स तो सिंपल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे अच्छे अलॉयज जो हम जानते हैं आयरन के, वो बनते हैं क्रोमियम के साथ, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, और इनकी हेल्प से हम स्टील बनाते हैं। आयरन का कौन सा अलॉय हम सबसे ज्यादा जानते हैं? स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, उनमें कार्बन भी होता है और उसके अलावा ये थोड़ा अमाउंट में ये मेटल्स डी ब्लॉक के और पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, मेटल एक अलॉय बताओ जो मेटल का नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ हो। मेटल है कॉपर और उसका नॉन ट्रांजिशन है जिंक। ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं होता जिंक? ये पढ़ा है हमने, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, छोड़ दें इसको, आगे बढ़े। ठीक है, तो रिएक्शन याद कर सकते हो आयोडाइड वाली। क्या रिएक्शन थी? आयोडाइड H2O8 गिव्स IO2 प्लस SO4। आयरन कैसे उसे ऑक्सीडाइज करता है वो याद है? पहले 3+ से 2+ में जाता है और आयोडाइड को आयोडीन बनाता है, फिर 2+ से 3+ में जाता है और H2O8 को SO4 बनाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है।
What are the points for catalyst, good catalyst? Why D block metals are good catalyst? Multiple ability to adopt multiple oxidation states. Good provide surface form complexes. ठीक है, अब हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट पे, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो कि हम ऑर्गेनिक में बार बार यूज करते आते हैं। K2Cr2O7 का यूज KMnO4 की तरह ही होता है, जैसे हमने अल्कलाइन KMnO4 का यूज किया है, उसी तरीके से K2Cr2O7 का भी यूज हम करते हैं ऑर्गेनिक में, और एजो कंपाउंड्स बनाने में भी यूज आता है। कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट्स टू डाइक्रोमेट्स का ये प्रोसेस है जो हम देखेंगे। क्रोमेट का मतलब है एक ही आयन हो क्रोमियम का, क्रोमियम एक ही हो तो क्रोमेट, दो क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट के अंदर ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कैसी शेप है, ठीक है, और दो माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CrO4 2 माइनस। Cr के पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और माइनस चार्ज कितने हैं, 2, तो CrO4 2 माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड्स हैं, और दो डबल बॉन्ड्स हैं, और ये दो डबल बॉन्ड्स के साथ साथ दो माइनस चार्ज। तो यहाँ पे Cr2 कितने हैं, 2, Cr कितने हैं, 2, और O कितने, 6, 6 और एक 7, तो ये आयन क्या हुआ, Cr2O7 2 माइनस। यह है डाइक्रोमेट आयन, और वो क्या है, क्रोमेट आयन। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट क्लियर है, एक बार दोबारा बना दो। कलर भी याद रखेंगे, क्रोमेट आयन का कलर क्या है, नहीं, येलो एंड ग्रीन। Yes, done. ठीक है, तो ये येलो और ये ऑरेंज है। क्रोमेट इज येलो एंड डाइक्रोमेट इज ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, कलर्स याद रखना। अब एक और चीज यहाँ पे दे रखी है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालो, डाइक्रोमेट बन जाएगा एंड वाटर, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डालो, वो क्रोमेट बन जाएगा विद वाटर। इजी रिएक्शन है बहुत, ठीक है। रिएक्शन लिखें दोबारा। क्रोमेट को एसिड में डाला, दो क्रोमेट को 2H+ दिए, डाइक्रोमेट बन गया और वाटर। अच्छा, एक क्रोमेट को 2 OH दिए तो 2 क्रोमेट बन गए और वाटर। वेरी इजी रिएक्शन, जल्दी से लिख लो दोबारा, अगर तुमने पहले लिखी है तो दोबारा एक बार जल्दी से। हाउ कैन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बी कन्वर्टेड, लिखना है वंशिका, अभी या पहले, ठीक है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है, ठीक है, हो गया। Yes.
तो अब इसकी हम बात करते हैं कि ये इसको यूज कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे है। तो इसकी एक रिएक्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद रखना है। डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है, ये बैलेंस करी जा सकती है, ठीक है। इसका एक तरीका होता है बैलेंस करने का, जिसे हमने 11th में पढ़ा था, जिसे हम बोलते थे बैलेंसिंग बाय हाफ आयन मेथड। तो देखो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, और ये ज़रूरत भी है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेम में भी कभी कभी यूज आ जाता है। Cr2O7 2- को हमें ये याद रखना है कि वो रिड्यूस होगा तो किस में होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, है ना। जो दूसरों को हंसाते हैं वो खुद रोते हैं, ऐसा था। तो पॉइंट इज दिस, ऑक्सीडाइज अगर ये दूसरों को करता है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो पॉइंट इज दिस, यहाँ पे डाइक्रोमेट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रोमेट नहीं क्रोमियम, क्या बनेगा, क्रोमियम आयन। तो इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ONH, बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ONH, O और H को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करो। तो यहाँ पे O को छोड़कर क्या है, क्रोमियम, तो क्रोमियम यहाँ पे 2 हमने कर दिया, इसको क्या कर दिया 2, Cr3+ होगा उसको 2 कर दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या होता है, बैलेंस, बैलेंस O यूजिंग H2O, O यूजिंग H2O। तो यहाँ पे O कितने हैं 7 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितने H2O ऐड करने हैं 7, तो वी हैव टू ऐड 7 H2O। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस H यूजिंग H+, नेक्स्ट स्टेप इज, ये स्टेप्स लिख लेना जरूर, बैलेंस H यूजिंग H+। तो यहाँ पे कितने H है 14, कितने H है 7 × 2 14, तो 14 H+ किधर ऐड करें, इधर, ठीक है। लास्ट एंड सबसे डिफिकल्ट वाला स्टेप, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज देखो 14H+ प्लस 14 - 2 कितना आया 12, कितना चार्ज है 14 प्लस और -2 मिला के LHS पे चार्ज है 12, उधर पारस कितना चार्ज है 2 × 3 कितना आया 6, और वाटर पे तो 0 है। 6 और 12 में कितना डिफरेंस है 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और ज्यादा चार्ज वाली साइड पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 6 माइनस होने से ये 6 दोनों हो जाएंगे, समझ में आई बात, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा की साइड पे ऐड कर ले। तो रिएक्शन फाइनल क्या आई, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट स्टेप देखो, यहाँ पे चार्ज था 12 का, यहाँ पे था 6 का, डिफरेंस कितने का 6, और ज्यादा वाली साइड पे ऐड कर दो, ठीक है। 12 वाली साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, बैलेंस हो गया। कैसे, -6 है, ये +12, तो टोटल 6 हो गया, इधर भी 6 है। ऐसे बैलेंस कर पाएंगे रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, इजी है बहुत। I- गोज टू I2, इसे बैलेंस करो, ये H2S गोज टू S, बैलेंस करो, और ये दोनों तो बहुत ही ईजी है, इनको तो करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ चार्ज वाला स्टेप है। ये दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करो इसी मेथड से, ये भी इजी है वैसे, I- I2, बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ONH H+, और फोर्थ स्टेप पे बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट करें।
फीस किसी चीज की पेंडिंग है? अर्श की? और किसकी पेंडिंग है? नहीं बताओ, मैं बोला पड़ेगा। होगी भाई, तो होगी वैलिडिटी। अबे देख क्लास से जा बंद है बारी को टेंशन नहीं ये मोटिवेशन अच्छा डन यहाँ तक। अब इसको यूज कैसे करना है ये वाली बात समझो। एक रिएक्शन जो हमने ऊपर देखी थी क्रोमेट की, ये वाली, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन। और H2S को अगर हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे पहले S को बैलेंस था, S तो ऑलरेडी बैलेंस था, 2H प्लस किया होगा। फिर हमने क्या किया, 2 प्लस थे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया होगा। हो गई होगी बैलेंस? ठीक है, नहीं हुई बैलेंस इधर तो, हाँ ठीक है, तो हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? ये बैलेंस है रिएक्शन।
तो और ऊपर वाली रिएक्शन में 6 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन कितने बन जाए? 6, और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3H2S, ये रिएक्शन हो जाएगी 3H2S प्लस H प्लस, यस और नो? ठीक है, इस रिएक्शन को इसमें ऐड करना तो मुश्किल नहीं है, LHS को LHS में ऐड करोगे और RHS को RHS में ऐड करोगे, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे सपोज मैं तुम्हें दूं, इसको आएगा कैसे? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ऐसे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन Cr2O7 2- प्लस हमारा Fe2 प्लस। तो व्हाट यू विल डू, तुम ये वाली रिएक्शन तो याद करके आए होगे, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन याद रखनी है। वो क्या थी? Cr2O7 2- प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाली तो याद रखनी है। गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस, बस ठीक है, ये रिएक्शन तो तुमने याद कर रखी है। और दूसरी Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज किस में करना है, ये याद रखना है। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हुआ Fe3 प्लस में, इसमें ना O है ना H है ना कुछ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, यहाँ पे जिस साइड चार्ज ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इधर 2 है इधर 3 है, एक का डिफरेंस था और ज्यादा की साइड पे ऐड कर, तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, और ऐड कर देंगे तो 6 Fe2 प्लस ऐड हो जाएगा और 6 Fe3 प्लस बन जाएगा, और बाकी चीजें तो सेम आ जाएंगी, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। पॉइंट इज दिस, ये रिएक्शन में हाफ रिएक्शन हम बैलेंस करके याद करके जाएंगे, हाफ को हम बैलेंस करेंगे, बाकी दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करके ऐड कर देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, मिटा दूं? हाँ, 14H प्लस भी आएगा इधर, और 6 इलेक्ट्रॉन तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इनकी प्रिपरेशन पे आते हैं। मिटा दूं? ये खाली स्पेसेस तो इन्हीं में फिल करना है ये। ठीक है, हमें पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पे आते हैं। तो प्रिपरेशन लिखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जल्दी से। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं यूजिंग प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, रिएक्शन याद कर लो, थ्योरी इतना नहीं पूछी जाती। तो हम इन्हें बनाते हैं क्रोमाइट ओर से। किस ओर से? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट का फॉर्मूला है Cr2O4, FeCr2O4, ये है हमारा क्रोमाइट, और ये हमें अर्थ में मिलता है, इसीलिए ओर है, क्रोमाइट ओर। ठीक है, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज भी करते हैं, तो ऑक्सीजन यूज करते हैं 7O2। तो एक साइड की बैलेंसिंग याद रखना 487, दूसरी साइड की बैलेंसिंग याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही हो जाएगी अगर एक साइड की याद है तो। 487 है क्रोमाइट, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये बनता क्या है? ये बनता है क्रोमेट। क्रोमेट आयन कौन सा था? CrO4 2-, राइट? तो 2- इधर जाएगा क्योंकि 2- Na के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस आयरन ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बनाता है और CO2 रिलीज होती है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि तुमने हाफ साइड बैलेंस कर रखी है तो हाफ साइड ही बैलेंस करनी है। तो सोचो कितने कार्बन है इधर? 8C, तो CO2 कितने होंगे? 8CO2। ठीक है, आ रहा हूं Fe2O3, तो यहाँ पे उधर 4 है तो इधर 2 होंगे। अच्छा, इधर O छोड़ो, Na देख लो, 16 है तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। सुनो, क्लियर? तो ये अभी तक क्रोमाइट बना, ये बना क्रोमेट आयन। कौन सा आयन बना? हमें बनाना है डाइक्रोमेट। हमें प्रिपरेशन किसकी करनी है? डाइक्रोमेट। तो हम इसको आगे ले जाते हैं, Na2CrO4 को। Na2CrO4 को हम रिएक्ट कराते हैं विद एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन तो तुमने अभी करी थी, तुमने करी थी क्रोमेट आयन था उसमें CrO4 2-, उसको क्या दिया था? 2H+, तो वो बना था डाइक्रोमेट आयन बना था। तो यहाँ पे बस वो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा Cr2O7, और 2- की जगह Na आ रहा है
तो इसीलिए वो 2- आयन नहीं है, और वाटर निकलेगा और 2Na+ निकलेगा, क्योंकि बैलेंस करते वक्त यहाँ पे 2 रहेगा ये। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी 2। देखो देखा जाए तो ये ऊपर वाली रिएक्शन, ये नीचे वाली रिएक्शन तो वही वाली है, बस इसमें सोडियम ही एक्स्ट्रा, और ऊपर वाली रिएक्शन भी इतनी मुश्किल नहीं है। इसे 4 बार लिखो, जल्दी से याद हो जाएगा। अभी 4 बार लिखो कॉपी में। हाँ दोनों, देख क्या रहा है, जल्दी कर। यस, तो क्रोमेट से हमने डाइक्रोमेट बना लिया। अब डाइक्रोमेट को, पर ये सोडियम डाइक्रोमेट है, हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को थर्ड रिएक्शन के थ्रू हम बना लेंगे। Na2Cr2O7 हमारे पास है, हमें बस इसको K2Cr2O7 बनाना है। तो हमें इससे KCl से रिएक्ट कराना है। किससे रिएक्ट कराना है? KCl। 2 होने चाहिए क्योंकि K2Cr2O7 बनने वाला है, तो बनेगा K2Cr2O7 प्लस NaCl बाहर आ जाएगा। तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है थर्ड वाला, ये तो बहुत ही ईजी है। Na की जगह बस K आ जाएगा KCl में, और KCl का Na आ जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये हमारी होगी 1 2 3 प्रिपरेशंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? और पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज अभी हमने देखा इससे पहले वाली रिएक्शन से। अच्छा आ रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। कब करोगे? परसों? इतना याद हो जाएगा अभी तक जो भी हो चुका है 3 क्लास में।